हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज जो है हम जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का फटाफट से रिवीजन करने वाले हैं। वन वर्ड आंसर्स रहेंगे। तो यस, ये एमसीक्यू के फॉर्म में अभी नहीं है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। समझाते हुए मैं आपको वन वर्ड चीज़ें बताऊँगी। और चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं बिल्कुल से रेडी हो जाइए। चलिए, तो अब आपके चैनल पे छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस इस तरह से आएंगे फिलहाल। तो उसको देखते हुए आप चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया वगैरह, तो ये सब कुछ कर दीजिएगा ताकि आपकी वीडियोस मिस ना हो, क्योंकि कम आएंगे वीडियो लेकिन यूज़फुल आएंगे। चलिए, क्रियात्मक शोध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था स्टेफन एम कोरे ने। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रख लेना है, स्टेफन एम कोरे। इन्होंने क्रियात्मक शोध शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1953 में। अगर कभी ऐसी बात होती है कि सबसे पहले प्रयोग कब किया गया, तो इस टाइम पे किया गया। तभी क्रियात्मक शोध होता क्या है? तो क्रियात्मक शोध अध्यापकों और कक्षाओं की जो भी तत्कालिक समस्याएं होती हैं पर्टिकुलर उस टाइम की, उसके समाधान का एक क्रमबद्ध प्रयास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित रहती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं कन्वर्जन कास्ट। क्या कहते हैं? कन्वर्जन कास्ट। विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था कहाँ की जाती है? ये बहुत ही निश्चित रूप से पुस्तकालय में की जाती है। और अब जो है वर्तमान समय में हर विद्यालय में पुस्तकालय होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं कक्षा 4 और 5 की, तो हर एक एक दिन छोड़कर पुस्तकालय का जो है वो एक टाइम लगना चाहिए, यानी कि हर एक एक दिन छोड़ के बच्चों को पुस्तकालय ले जाया जाना चाहिए। एक दिन अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, एक दिन पुस्तकालय, फिर अगले दिन अंग्रेजी, फिर पुस्तकालय। विद्यालय प्रबंधन में विद्यालय का वह स्थान विशेष जो सीखने में सहायता प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लर्निंग कॉर्नर। ठीक है, उसको नाम दिया गया है लर्निंग कॉर्नर। और जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, सीखने का कॉर्नर। तो ये सीखने में सहायता प्रदान करता है। ये पूरी तरह से प्रिंट रिच होता है। यहाँ पे वो सारी सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं जिससे बच्चे सीख सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान कितना होता है? तो हर साल 5,000 रुपये मिलता है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों को। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुदान कितना होता है? तो देखिए, प्राथमिक में 5,000 मिलता है और उच्च प्राथमिक को 7,000 रुपये, 2,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु कितने रुपए का टीएलएम ग्रांट दिया जाता है? तो अब जो है दिया जाता है 500 रुपये का। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो है कुछ सामग्री विभाग की तरफ से ही बांटी गई है, तो उसमें आपका 102 पोस्टर, चार्ट और पोस्टर यानी कि टीएलएम के रूप में प्रदान किए गए हैं मुफ्त में विद्यालयों को, सभी जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं। और गणित किट, ठीक है, हालांकि टीएलएम बनाने के लिए 500 रुपये जो है वो दिए जाते हैं। निम्न में से एक प्रधान अध्यापक का प्रमुख गुण है क्या? तो देखिए, प्रधान अध्यापक में एक नहीं कई सारे गुण होने चाहिए, तो निम्न में से एक वाली बात हटा दीजिए। नेतृत्व की क्षमता, मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए, कुशल प्रशासक होना चाहिए, समय प्रबंधक होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। समय सारणी के कितने प्रकार होते हैं? तो कक्षावार समय सारणी होती है। इसके अलावा अध्यापक वार समय सारणी भी होती है। अध्यापकों के रिक्त घंटों की भी समय सारणी होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी होती है, जैसे जो खेल कूद और कार्यानुभव, इनकी समय सारणी अलग होती है। लिखित कार्यों के मूल्यांकन की समय सारणी होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की जो समय सारणी होती है। तो ये कुछ प्रकार हैं समय सारणी के। अब आपका प्राथमिक जो है, आपको सबको पता ही चल ही गया होगा कि अब जो है आपके प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत कक्षा 3, 4 और 5 ही रहेंगे आपकी, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति जो अब लागू होने जा रही है 1 अप्रैल से, तो उसके अंतर्गत ये 3 कक्षाएं ही प्राथमिक स्तर पे रहेंगी और कक्षा 1 और 2 को प्री प्राइमरी में सम्मिलित कर लिया जाएगा। विद्यालयों में खेलकूद के आयोजन से क्या लाभ होता है? तो देखिए, बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होते हैं, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, समूह भावना का विकास होता है, ईमानदारी आती है, यानी कि अनेकों लाभ होते हैं। अनुशासन जो है वो सीखते हैं इससे, तो कई सारे लाभ इससे हो सकते हैं। शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है?
तो बहुत सारे होते हैं। पहली बात तो ये कि प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा पठन सामग्री को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं बच्चे। इसके अलावा भ्रमण के दौरान उपलब्ध शैक्षिक सामग्री का संग्रह भी कर पाते हैं, जैसे कि कोई चीज़ का कलेक्शन करना हो तो वो चीज़ वो कर पाते हैं। किसी भी विशेष प्रकार की मिट्टी, विशेष प्रकार का पत्थर, ये वहाँ से कर सकते हैं जो कि वो किताबों में देखे होते हैं। भ्रमण के दौरान स्थान विशेष की समस्याओं से भी वो अवगत होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। निम्न में से कौन विद्यालय भवन का सॉरी सभी ये सभी ही जो है विद्यालय भवन के आकार हैं, यहाँ पे जितने भी मैंने लिख रखे हैं। तो EHLUTYI ये सभी प्रकार के विद्यालय भवन होते हैं। अब जैसे इसमें ई ही देख लीजिए, तो आपने देखा होगा कुछ विद्यालय भवन ऐसे होते हैं। ई का मतलब ये आप घुसते हैं यहाँ से, गेट वगैरह यहाँ जो भी है, तो ये देखिए इस तरह से किनारे किनारे बना रहता है और बीच में भी एक बिल्डिंग बनी रहती है। इसमें 2 ग्राउंड होते हैं। इसी तरह से H होता है, L होता है, U होता है। L भी बहुत ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिल जाता है ना, 2 तरफ बिल्डिंग बनी रहती है बस ऐसे, तो वो L आकार हो गया। तो इस तरह के विद्यालय भवन होते हैं। अब इसमें जो सबसे व्यवहारिक आकार माना जाता है वो ई को माना जाता है, जिसमें 2 ग्राउंड हो गए। ऐसे विद्यालय, ऐसे पूरा भवन बना हुआ है और ये इधर भी भवन बना हुआ है, इसे कहते हैं सबसे व्यवहारिक आकार हो गया। उपबोधक का क्या अर्थ होता है? सलाह देना, पढ़ी हुई सामग्री का बोध कराना, याद किए हुए पाठ का रिवीजन कराना, या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपके लिए है आज का, ठीक है, क्योंकि 1 लाइनर प्रश्न ही थे, लेकिन ये जो है आपका आज का कैसा प्रश्न है जिसमें आपको सही उत्तर देना है। और ये प्रश्न मेरा पढ़ाया हुआ प्रश्न है। फटाफट से बताइए। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि मुझे भी देखना है आपको कितना याद है। क्लासेस नहीं चल रही हैं तो इसके बाद इसका उत्तर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो आप खुद देख लेंगे, खुद चेक कर सकेंगे कि कितना ये सही है। आंसर आपको कम्युनिटी पोस्ट पे प्रोवाइड कराया जाएगा। अध्यापक शिक्षा के कितने चरण हैं? 3 चरण होते हैं। अध्यापक शिक्षा के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो जैसे जो लोग अभी BTC BEd ये सब कर रहे हैं, यानी अभी वो सेवा में नहीं है, अध्यापक वो बने नहीं हैं, लेकिन उसके पूर्व वो प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो एक तो ये अध्यापक शिक्षा हुई कि भाई सेवा से पूर्व में जो प्रशिक्षण हम करते हैं वो। फिर एक होता है प्रेरण प्रशिक्षण, जैसे कि इस समय मिशन प्रेरणा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ना, गणतंत्र गेट वगैरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी सेवा में हैं, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी सेवा में हैं वो सारा प्रशिक्षण होता है, ठीक है। उसे सेवाकालीन प्रशिक्षण कहते हैं, जो सेवा में है। लेकिन स्पेशली जैसे कोई चल रहा होता है मिशन या किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, तो वो प्रेरण प्रशिक्षण कहलाता है, ठीक है। स्पेशली कोई योजना चल रही है उसका बारे में बताना है तो ये प्रेरण प्रशिक्षण कहलाता है, ठीक है। या इसे हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि अभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं वो यही हैं, मतलब कि कुछ भी नया आया है, जो भी, अब जैसे हम मान लीजिए प्रशिक्षण किया, टीचर बन गए, अब टीचर के बन तो गए, लेकिन विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं कोई जानकारी नहीं है, है ना, क्या सिस्टम चलता है ऑफिस में, विभाग में, वो हमें कोई जानकारी नहीं है। तो जो उससे हमें अवगत कराया जाता है, उसके लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो हमारा प्रेरण प्रशिक्षण कहलाता है। बेसिकली ये नवनियुक्त शिक्षकों को ही दिया जाता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि योजनाओं के बारे में बताने के लिए। और फिर सेवाकालीन तो भाई जीवन भर कुछ ना कुछ जो भी नई चीज़ें आएंगी उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेनिंग चलती रहेंगी, वो सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है। तो ये 3 चरण हो गए। मेरे ख्याल से मैंने जल्दी समय में ही स्पष्ट करने की कोशिश की है डिटेल से। आपदाओं के प्रकार हैं, तो देखिए आपदाएं प्राकृतिक होती हैं, मानव निर्मित दोनों ही होती हैं। बालकों को विद्यालय जीवन में कितनी बार विशेष स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता होती है? पूरे विद्यालय जीवन में, सिर्फ प्राथमिक स्तर की बात नहीं हो रही, विद्यालय जीवन में टोटल तो 3 बार होती है। लेकिन कब कब? पहली बार तो जब बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में स्टार्टिंग में, तो उस समय स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक होता है। भाई देख लेना चाहिए कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा दिव्यांग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, उसको क्या समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ होती हैं। इसके बाद जो है, जब वो 5वीं कक्षा पास कर लेता है, यानी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट होती है, तो 5वीं कक्षा के अंत में एक बार उसका स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। और फिर उसके बाद 8वीं के बाद, यानी कि माध्यमिक शिक्षा के अंत में भी आवश्यक होता है। बाल रक्षा केंद्र का संचालन कौन करता है? तो देखिए नगर पालिका भी करती है और जो समाज सेवी संस्थाएं होती हैं सभी करते हैं, दोनों ही लोग करते हैं। तो बाल रक्षा केंद्र का संचालन कौन करता है? नगर पालिका, समाज सेवी संस्थाएं। अब बात करते हैं खेल के प्रकार हैं, एक नहीं, खेल के कई प्रकार होते हैं।
तो देखिए, परीक्षात्मक खेल होता है जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं बच्चों के ज्ञान की या किसी भी चीज़ की। क्रियात्मक खेल होता है जिसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं, बच्चों का हाथ पैर जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहता है। रचनात्मक खेल होता है जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है, जिसमें बच्चे कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ नया करते हैं। और युद्धात्मक खेल भी होता है, जैसे कि कुश्ती है, ये सारी जो है युद्धात्मक खेल के अंतर्गत आते हैं। तो खेल जो है वो कई प्रकार के हो जाते हैं आपके। कभी भी पूछता है खेल कितने प्रकार के होते हैं, तो छोटे बच्चों की किताब का अगर लेबल लेते हैं तो हम कहते हैं भाई एक आउटडोर गेम है, एक इंडोर गेम है ना। दो ही प्रकार के होते हैं, एक जो अंदर खेले जाते हैं, एक जो बाहर खेले जाते हैं। लेकिन नहीं, जब आप पढ़ रहे हैं जो आपका विषय है वो, तो उसके अंतर्गत ये हो जाता है कि खेल ये 4 प्रकार के होते हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि विषय के अंतर्गत। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। और वीडियोस अब ऐसे छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियो आएंगे, सब्जेक्ट वाइज वीडियो आएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि थोड़ा सा टाइम मैनेज करना हो तो मुश्किल हो ही रहा है। बट फिर भी, क्योंकि अब यूपी टेट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, यूपी टेट के बाद सुपर टेट निश्चित रूप से होना है, क्योंकि अगले साल जो है चुनाव है और क्लियर भी होना है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करिए आप भी, और हम भी जितनी संभव हो पाएगी मेहनत करेंगे। ऑल्सो हमारा दूसरा चैनल एग्जाम डोज में भी बहुत जल्दी उसमें क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।